Hello students, in this video I Abhay Kumar going to discuss multiple choice objective questions MCQs part 2 of chapter 1 electric charges and fields of class 12. This video will be helpful for the students preparing for CBSE class 12 board examination part 1 examination. All states 12th boards examinations, NEET, JEE and JEE mains and other plus 2 level entrances. Now we have to start this video. Select the correct options in the following questions. Question number 1, equal charges, each a small q each are placed at the vertices A and B of an equilateral triangle ABC of side A. The magnitude of electric intensity at C is option A, q upon 4 pi epsilon naught A square, B, root 2 q upon 4 pi epsilon naught A square, C, root 3 q upon 4 pi epsilon naught A square and D, 2q upon 4 pi epsilon naught A square. 3 इक्वल चार्जेज हैं, 2 इक्वल चार्जेज हैं जिनमें से प्रत्येक चार्ज का वैल्यू स्मॉल क्यू है और उसको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी के दो कॉर्नर्स ए तथा बी पर रखा जाता है और ट्रायंगल का साइड ए है। तो तीसरे वर्टेक्स पर उन दोनों चार्जेस के कारण बोथ चार्जेस प्लेस्ड एट 2 वर्टेक्स ए एंड बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द third vertex C, and which is the correct option is C, root 3 q upon 4 pi epsilon naught A square. ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। और कैसे इसको देखा जा सकता है, सपोज करें कि ट्रायंगल यहाँ दिया है ABC, तो ABC अब 2 चार्जेज हैं, इक्वल चार्जेज हैं Q जिसका ईच का मैग्नीट्यूड Q है। तो सपोज किया जाए कि दोनों चार्जेज Q स्मॉल क्यू एंड स्मॉल क्यू उसको ए एंड बी वर्टेक्स पर रखा जाता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी के 2 वर्टेक्स पर और ये सी है, थर्ड पॉइंट सी है, थर्ड वर्टेक्स सी है इक्विलेटरल ट्रायंगल का और साइड कितना है ए है। अब ए पर चार्ज प्लस क्यू के कारण पी सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले हम मालूम करना होगा, वी हैव टू फाइंड। और इसका क्या होगा, जिसके लिए सी पॉइंट पर प्लस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को सपोज करना होगा। +1 माइक्रोकूलम, 1 कूलम चार्ज तो वेरी लार्ज चार्ज, सो 1 माइक्रोकूलम चार्ज को सपोज करना होगा सी पॉइंट पर। तो ए पर प्लस क्यू चार्ज उससे क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना हो जाएगा, ए पर प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की ओर हो जाएगा। सपोज कर लिया जाए इसे E1 है या ये है, ये ए के कारण सी पर जो चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वह ये हो गया। और फिर यहाँ पर बी पर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का दूसरा वर्टेक्स बी पर प्लस क्यू चार्ज ही है, तो इसके कारण बी पर प्लस क्यू चार्ज के कारण सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर हो जाएगा, क्योंकि सी पर +1 माइक्रोकूलम चार्ज सपोज किया गया है तो सी बी पर प्लस क्यू कूलम चार्ज भी उससे रिपेल करेगा, तो उसका भी डायरेक्शन ऊपर की ओर हो जाएगा। बी के अवे हो जाएगा एलॉन्ग बी सी, एलॉन्ग बी, तो इसे ई बी मान लिया जाए, ई बी वेक्टर। अब सी पॉइंट पर रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से दोनों का डायरेक्शन, ये का डायरेक्शन ए से सी के लॉन्ग है और ई बी का डायरेक्शन बी से सी के लॉन्ग है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से एक उसके पैरेललोग्राम अगर फॉर्म कर लें तो उसके डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा और इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ई एंड ई बी का। अब यहाँ पर चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ईच वर्टेक्स और जो एंगल फॉर्म होगा दो साइड्स के बीच में 60 डिग्री एंगल होगा। तो इसके कारण ये एंगल भी, ये पूरा दोनों के बीच का एंगल फिर हो जाएगा कितना, 30 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री, 30 डिग्री ज्योमेट्री से।
तो दोनों के बीच का ये और ई बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके हम रिजल्टेंट फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सी पॉइंट वर्टेक्स सी पर इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स सी पर कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि ई मॉड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी vertex C due to both charges plus q and plus q kept at two other vertex A and B of the equilateral triangle is mod E is equal to mod EA square plus EB square mod EA square plus EB square plus 2 mod EA mod EB cos mod EA mod square plus EB mod square plus 2 mod of EA vector mod of EB vector into cos theta, cos theta is 60 degree, angle between EA vector and EB vector is 60 degree, cos 60. Now EA vector is 1 by electric field intensity at point C, vertex C due to charge plus Q at point A and at B, at B also, plus Q charge is also kept at vertex B also. So electric field intensity at point C due to both charges placed at plus Q and plus Q is 1 by 4 pi epsilon naught Q upon D, Q upon A square. Side of equilateral triangle is A. Each side of the equilateral triangle will be same. So 1 by 4 pi epsilon naught Q upon A square मॉड होल स्क्वायर है, मॉड ए का मॉड हो गया, ये हो गया, ये का वैल्यू, ये का मॉड का वैल्यू स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस ई बी स्क्वायर भी इतना ही हो जाएगा 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए इंटू मॉड ये मॉड ई बी मॉड सेम है 1 by 4 pi एप्सिलॉन 0 क्यू बाई ए स्क्वायर इंटू 1 by 4 pi। ई बी का वैल्यू भी उतना ही है, ई बी का मैग्नीट्यूड का वैल्यू भी 1 by 4 pi एप्सिलॉन 0 क्यू बाई ए स्क्वायर रूट अंडर रहेगा, तो 1 by ई भी उतना ही हो जाएगा 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर इंटू फिर सेम टर्म है 1 by 4 pi एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन ए स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू cos 60 इज हाफ 1 by 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये अब हो गया रूट अंडर 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 by 4 pi एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। माने तीनों टर्म इक्वल टर्म है, तो तीनों का ऐड हो जाएगा, तो रूट अंडर 3 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्यू बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर चला आएगा, तो अंदर में केवल रूट 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 टर्म हो गया 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर, क्योंकि थर्ड टर्म में 2 और 2 कैंसिल हो गया, cos 60 का वैल्यू 1 by 2, तो रिजल्ट हमें क्या आ गया, ये हो गया 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये बाहर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, होल स्क्वायर है, तो और अंदर में क्या हो गया रूट 3। तो रिजल्ट क्या आया हमें, रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द थर्ड वर्टेक्स सी ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना हो गया 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर रूट 3। सो करेक्ट ऑप्शन इज रूट 3 को पहले भी लिखा जा सकता है मल्टीपल के रूप में, तो रूट 3 क्यू अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, यही हमारा रिजल्ट भी है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन 2, इफ ई वेक्टर एक्सियल कैपिटल ई Ax stand for axial be the electric field intensity due to a short dipole on the axial line and E equatorial EQ under ये capital E EQ a small EQ that is a small EQ stand for equatorial that on the equatorial line at the same distance from the center of the dipole, then we have relation E axial is equal to 2 E equatorial, B 2 E axial is equal to E capital E equatorial, और C ऑप्शन C E vector axial is equal to E vector equatorial and D none of above। करेक्ट ऑप्शन इज E axial अपॉन इक्वल टू 2 E equatorial। इस प्रॉब्लम में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर उसके सेंटर से सपोज किया जाए D डिस्टेंस पर कोई एक्सियल पॉइंट है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना दिया है कैपिटल ई एक्सियल कैपिटल E AX, और ये भी लिखा जा सकता है एक्सियल के लिए, और उतना ही डिस्टेंस पर कोई इक्वेटोरियल पॉइंट उसी डाइपोल का कोई इक्वेटोरियल पॉइंट लिया जाए उतना ही डिस्टेंस पर स्मॉल d डिस्टेंस पर ही सेंटर से जितना कि एक्सियल पॉइंट का डिस्टेंस था फर्स्ट केस में। तो अब इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर ई इक्वेटोरियल है, ई कैपिटल ई वेक्टर EQ स्टैंड फॉर इक्वेटोरियल,
केवल सिंबल में कैपिटल ई स्मॉल ई भी लिखा जा सकता था, सफिक्स में, प्रश्न में रह सकता है। तो दोनों में क्या रिलेशन होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द एक्सियल पॉइंट एंड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से सेम डिस्टेंस पर एक्सियल पॉइंट पर तथा फिर उसके सेम डिस्टेंस पर, सेंटर से सेम डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर, मतलब परपेंडिकुलर बिसेक्टर पर कोई पॉइंट होगा, इक्वेटोरियल लाइन हो गया, उस पर जो पॉइंट होगा इक्वेटोरियल पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा, एक सेम इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर तथा उसी डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर सेंटर से सेम डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा, तो वह रेशियो होगा ई एक्सियल इक्वल टू 2 ई इक्वेटोरियल। एक्सियल पॉइंट में 1/4πε0 2p/d क्यू और इक्वेटोरियल पॉइंट में के केस में उतना ही डिस्टेंस पर 1/4πε0 p/d क्यू। तो एक्सियल पॉइंट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू है वह इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कितना है, दोगुना है, ट्वाइस है, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। Now question number 3. Two unlike charges of the same magnitude q are placed at the distance d. The intensity of the electric field at the center of the line joining the two charges is option A 0, B 8q upon 4πε0 d square, C 6q upon 2πε0 d square and D 4π upon 4πε0 d square. The correct option is B 8q upon 4πε0 d square. ये भी एक प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, और इसमें दो अनलाइक चार्जेज हैं। अनलाइक चार्जेज का मतलब हो गया एक प्लस क्यू हो गया, दूसरा माइनस क्यू हो गया, मैग्नीट्यूड सेम है। टू अनलाइक चार्जेज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड सेम दिया है, कैपिटल क्यू आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी, एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है, डी डिस्टेंस पर है। सपोज किया जाए एक चार्ज प्लस क्यू है, दूसरा चार्ज कितना है, माइनस क्यू है, अनलाइक चार्जेज है माइनस क्यू, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, डी है, दोनों का सेपरेशन डी है। तो ए पॉइंट पर प्लस क्यू सपोज किया जाए और बी पॉइंट पर माइनस क्यू सपोज किया जाए, और दोनों के बीच का सेपरेशन डी है। द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज, सेंटर सपोज किया जाए, सेंटर के कहाँ है, सी है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों चार्जेस के कारण क्या होगा, यह मालूम करना है। वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द मिड पॉइंट सी ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेज, टू अनलाइक चार्जेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड प्लस क्यू एंड माइनस क्यू प्लेस्ड एट point A and B respectively. So we have to find resultant electric field intensity at point C. तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना होता है वहाँ पर प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सपोज किया जाता है। तो सपोज करते हैं यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस 1 माइक्रोकूलम सपोज किया गया, तो इस चार्ज को प्लस क्यू चार्ज इसको क्या करेगा, प्लस क्यू चार्ज इसको रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E1 सपोज करते हैं प्लस क्यू चार्ज के कारण, E1 वेक्टर का डायरेक्शन ये ए से फ्रॉम ए टू बी होगा, फ्रॉम चार्ज प्लस क्यू टू माइनस क्यू, और फिर माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा, प्लस 1 कूलम सी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, इंटेंसिटी मालूम करना है, तो बी पर माइनस क्यू चार्ज सी पर प्लस 1 कूलम चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो E2 का भी डायरेक्शन इधर हो गया, ए से बी के अलोंग ही, मतलब ए से बी के अलोंग, तो मतलब दोनों E1 और E2 मतलब प्लस क्यू चार्ज ए पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज के कारण मिड पॉइंट दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला लाइन ए बी का मिड पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने के लिए चार्ज सपोज किया जाता है यूनिट चार्ज। तो यूनिट चार्ज को प्लस क्यू चार्ज रिपेल करेगा, तो डायरेक्शन ए से बी के अलोंग होगा, प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज के अलोंग, और फिर बी पर माइनस क्यू चार्ज भी यूनिट चार्ज को अटैक करेगा, तो उसका भी डायरेक्शन उधर ही होगा, ए से बी के, मतलब प्लस क्यू से माइनस क्यू की चार्ज की ओर होगा। और डिस्टेंस ए से सी का हाफ डिस्टेंस हो जाएगा, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस डी है, तो डी/2 इच, सेंटर से प्लस क्यू चार्ज से सेंटर का डिस्टेंस डी/2 और माइनस क्यू चार्ज से भी सेंटर का डिस्टेंस डी/2। तो टोटल यहाँ पर क्या होगा, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर सी ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेज विल बी सम अप। यहाँ सम अप हो, क्योंकि E1 और E2 दोनों चार्जेस के कारण सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो दोनों सम अप हो जाएगा। ये मॉड ऑफ E1 प्लस मॉड ऑफ E2 एंड E1 इज पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε0 क्यू अपॉन प्लस क्यू मॉड प्लस क्यू अपॉन d/2 का स्क्वायर, दैट इज 1 बाई मॉड ले लिया तो 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाई क्यू अपॉन d/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब प्लस E2 का भी वैल्यू उतना ही है, E2 का भी वैल्यू माइनस क्यू के कारण
पी सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मिड पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड E2 मॉड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू का मॉड, क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, माइनस क्यू का मॉड अपॉन बी सी स्क्वायर दैट इज D/2 स्क्वायर, तो सेम वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन D/2 स्क्वायर। अब D/2 स्क्वायर दैट इज D/2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाई 4 ऊपर चला जाएगा, और फिर D/4 सेकेंड टर्म में ऊपर चला जाएगा, और दोनों सेम टर्म है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4Q बाई डी स्क्वायर और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4Q बाई डी स्क्वायर। तो दोनों 4Q बाई डी स्क्वायर और दोनों सेम टर्म है, तो इसलिए दोनों ऐड हो जाएगा, तो 2 इंटू 4 ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 4Q अपॉन डी स्क्वायर, 4Q अपॉन डी स्क्वायर, 4 इंटू 2 दैट इज 8। Therefore, resultant electric field at point C, midpoint C of the line joining two opposite charges, but of same magnitude, plus Q and minus Q is 2 into 1/4 pi epsilon naught into 4 pi by d square, 2 into 4 that is 8, so 1 by that is resultant electric field intensity at the midpoint of the line joining two charges is plus Q and minus Q is 1/4 pi epsilon naught 8Q, 4 into 2 8 हो गया, 8Q अपॉन डी स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 8Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द फिगर शोज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कॉरस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। द फिगर सजेस्ट ऑप्शन ए EA magnitude of electric field at point A, EA is greater than EB is greater than EC, B EA is equal to EB is equal to EC, C EA is equal to EC is EA is equal to EC is greater than EB, and D EA is equal to EC smaller than EB। यह फिगर है, यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर क्लोजली स्पेस्ड है, और बी पॉइंट पर फारडेस्ट डिस्टेंस पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो हैं बी पॉइंट पर ज़्यादा स्पेसिंग है, और सी पॉइंट पर भी उतना ही स्पेसिंग पर है जितना कि ए पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर डेंस्ड हो माने ज़्यादा घना हो, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा रहें, एक दूसरे से क्लोज रहें, तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो ए और सी पर चूँकि इक्वल डिस्टेंस पर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ए एंड सी पर इक्वल डिस्टेंस पर हैं, इसलिए ए एंड सी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इक्वल होगा, लेकिन बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा डिस्टेंस पर है, ज़्यादा सेपरेशन है। तो जिस प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा, जितना फार अपार्ट होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कमज़ोर होगा। इसलिए यहाँ ए तथा बी पॉइंट्स पर जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे के इक्वल स्पेसिंग पर हैं, बराबर डिस्टेंस पर हैं, तो ए पॉइंट तथा सी पॉइंट इधर लेफ्ट स्ट्रिंग पर ए पॉइंट है और राइट स्ट्रिंग में सी पॉइंट है, तो ए एंड सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू सेम होगा। तो E इज इक्वल टू EC हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी विल बी इक्वल। तो E एंड EC सेम होगा, लेकिन बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा एक दूसरे से ज़्यादा फारडेस्ट डिस्टेंस पर है, तो ज़्यादा सेपरेशन पर है, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बीच सेपरेशन ज़्यादा है, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर होगा। तो E इज इक्वल टू EC और E इज इक्वल टू EC और इज ग्रेटर देन EB, मतलब ए सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होगा, तो E इज इक्वल टू EC इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए एंड इज विल इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट C, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट B will be a small in magnitude, so E is equal to EC is greater than EB। B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा और ए तथा C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा, सो relation is E is equal to EC is greater than EB, so option C is correct। Option C is correct। Now question number 5, figure shows electric field lines in which an electric dipole moment of electric dipole moment p vector, a small p vector, is placed as shown in figure in the right side of the board। Which of the following statement is correct? Option A, the dipole will not experience any force. Option B, the dipole will experience a force towards right. C, the dipole will experience a force towards left, and D, the dipole will experience a force upwards। इस फिगर में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड में
और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर है जो माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ डायरेक्टेड है उस लाइन के लॉन्ग एरो के द्वारा। तो इस फिगर में आउट ऑफ 4 ऑप्शंस, 4 दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यह बतलाना है। यह देखा जा सकता है इस फिगर में कि लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, स्पेसिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीजेज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्पेसिंग बढ़ रहा है लेफ्ट से राइट की ओर। लेफ्ट में स्पेसिंग कम है तथा राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच स्पेसिंग अधिक है। तो लेफ्ट साइड, इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक स्ट्रांग होगा। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्पेसिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोज होंगे, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा मजबूत होगा, मोर स्ट्रांग होगा। और जहाँ इन दैट रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फार अपार्ट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट रीजन इज वीकर। इस लेफ्ट में चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्पेसिंग एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा मजबूत होगा लेफ्ट रीजन में। जबकि राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच स्पेसिंग ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर है। तो इसलिए प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स काम करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में वह वीक होगा, कमज़ोर होगा। जबकि माइनस क्यू चार्ज, लेफ्ट साइड में जो चार्ज है डाइपोल का माइनस क्यू चार्ज, उस पर फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग होगा प्लस क्यू चार्ज के कंपेरिजन में। तो इसलिए, और प्लस क्यू चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस होता है। प्लस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई प्लस क्यू चार्ज अगर सिचुएटेड होगा तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। जबकि नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू पर फोर्स एक्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट। तो नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू पर फोर्स काम करेगा लेफ्ट साइड में, जबकि प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स काम करेगा राइट साइड में। तो लेकिन माइनस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, इसलिए कि माइनस क्यू चार्ज जहाँ पर सिचुएटेड है डाइपोल का माइनस क्यू चार्ज, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे से क्लोज हैं। तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा प्लस क्यू चार्ज से। प्लस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स काम करेगा उसके कारण, देयरफॉर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज द डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Out of 4 options, option C is correct in the figure. In which an electric dipole moment P vector is situated. So net force on the dipole will towards left side. Now question number 6. The torque symbol is tau. An arrow mark is placed over it, that is a vector quantity. Torque is a vector quantity. The torque tau acting on an electric dipole moment P vector in an uniform electric field E vector is, option A, tau vector is equal to P vector cross E vector. Option B, tau is equal to P vector dot E vector. Option C, tau is equal to 2 P vector plus E vector. And option D, tau is equal to P vector plus E vector. The correct option is tau is equal to P vector cross E vector, that is which is equal to P sin theta, mod of P mod of P into sin theta, using the formula of vector product. So it is a formula. The torque acting on an electric dipole placed in an uniform electric field is given by tau is equal to P vector cross E vector, that is cross product of electric dipole moment P vector and electric field vector. So correct option is tau is equal to P vector cross E vector. और इसे टॉर्क इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर इज इक्वल टू पी साइन थीटा। इस पर प्रॉब्लम भी सॉल्व किया जा सकता है, प्रॉब्लम भी पूछा जा सकता है। तो इस फार्मूला पर टॉ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, पी का वैल्यू दिया रहेगा, ई का वैल्यू दिया रहेगा, इंक्लिनेशन दिया रहेगा, ई वेक्टर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंक्लिनेशन दिया रह सकता है। जैसे सपोज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट प्रॉब्लम में भी दिया है। तो इस फार्मूला पर बेस्ट प्रॉब्लम भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, तो इन क्वेश्चन 6 करेक्ट ऑप्शन इज tau is equal to P vector cross E vector. Now question number 7, an electric dipole placed in a non-uniform electric field can experience
Option A, a force but not a torque. Option B, a torque but not a force. Option C, always a force and a torque. And option D, neither a force nor a torque. अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें कि मैं दो अपोजिट इक्वल मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट नेचर के चार्जेज -q तथा +q एक फाइनाइट डिस्टेंस पर एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर सिचुएटेड होते हैं, तो दिस सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज constitutes an electric dipole. So a system of two charges, equal and opposite charges, is called an electric dipole. तो अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को, अभी तक तो हमने देखा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में था, तो उस पर टॉर्क का एक्सप्रेशन है P वेक्टर cos E वेक्टर, टॉ इक्वल टू P वेक्टर cos E वेक्टर. अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, जहाँ पर कि जिसके नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा कि जिसके नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के इच पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी यूनिफॉर्म नहीं होगा, डिफरेंट होगा. देयरफॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल के बोथ चार्जेस पर जो फोर्स एक्ट करेगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वह भी इक्वल मैग्नीट्यूड का नहीं होगा, वह भी चेंज करेगा. सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन an electric dipole placed in uniform electric field is not zero. That is, both force and a torque will act on the electric dipole in a non-uniform electric field. So option out of 4 options, always a force and a torque. Option C is correct. बिकॉज इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके दोनों चार्जेज -q तथा +q चार्जेज पर जो फोर्स एक्ट करेगा वह इक्वल मैग्नीट्यूड का नहीं होगा. क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में उसके प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिफरेंट होगा. देयरफॉर वह इलेक्ट्रिक डाइपोल फोर्स भी नेट फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा तथा उस पर टॉर्क भी वह डाइपोल टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. सो दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल विल ऑलवेज एक्सपीरियंस a net force and a torque. Now question number 8. The electric flux through a closed surface depends upon option A, net charge enclosed and permittivity of the medium. Net charge enclosed and permittivity of the medium. Option B, net charge enclosed, permittivity of the medium and the size of the Gaussian surface. C, net charge enclosed only, and D, permittivity of the medium only. The correct option is net charge enclosed and permittivity of the medium. The electric flux through a closed surface depends on the net charge enclosed inside the closed surface and also the permittivity of the medium. Electric flux through a closed surface does not depend on the size of the Gaussian surface. So option A is correct. Option A is correct, and this is an important multiple choice objective question. इसे CBSE एग्जाम में पूछा जा चुका है. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करेगा किस पर, जो चार्जेज प्रेजेंट है उसके अंदर, नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन इनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस एंड ऑल्सो द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द गॉसियन. इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द गॉसियन साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस. अगर कोई स्फीयर है जिसका रेडियस r है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, उसका रेडियस r है, उसके अंदर कोई चार्ज q इंक्लोज्ड है, और अगर उस गॉसियन सरफेस का साइज बढ़ा करके उसका रेडियस डबल कर दिया जाए, 2r कर दिया जाए, तो 2r रेडियस होने के बावजूद और चार्ज q ही इंक्लोज रहे उस क्लोज गॉसियन सरफेस के अंदर, लेकिन साइज को डबल कर दिया जाए, रेडियस डबल कर दिया जाए, तो ऊपर भी उस गॉसियन सरफेस से, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से इंक्लोज गॉसियन से लिंक्ड गॉसियन सरफेस जो होगा, पास करने वाला जो गॉसियन इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल पास थ्रू द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस व्हेन इट्स रेडियस is increased to 2r in place of r, then there will no change in the net electric flux passing through the Gaussian surface. That is, Gaussian surface through the electric flux through this Gaussian surface of radius, that is a spherical Gaussian surface of radius 2r, will also be equal to
फाई इजकल टू दैट इज फाई इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलम नॉट। अब ये नहीं कि साइज डबल हो गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी डबल हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आर रेडियस के स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर भी चार्ज क्यू इंक्लोज था, तो उस गॉसियन सरफेस से, आर रेडियस के स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से भी पास करने वाला गॉसियन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with the Gaussian surface of radius, spherical Gaussian surface of radius r is q upon epsilon naught, and total electric flux through the Gaussian surface, new Gaussian surface, if the radius of the sphere is doubled, will also be equal to phi is equal to net flux through the new Gaussian surface, a spherical Gaussian surface will also be equal to phi is equal to q upon epsilon naught. Now question number 9, the electric flux through the surface as shown in figure 1, 2, figure 3 and figure 4. There are four different shaped Gaussian surfaces enclosing the same charge plus q inside it. So the electric flux through the surface, option A in figure 4 is the largest. फिगर 4 का सरफेस एरिया सबसे लार्ज है गॉसियन सरफेस का, तो गॉसियन सरफेस इन फिगर 4 इज द लार्जेस्ट। बी इन फिगर 3 इज द लिस्ट, फिगर 3 में सबसे कम होगा। फिगर 3 का भी गॉसियन सरफेस जो कि इलिप्टिकल शेप का है और वह भी चार्ज प्लस क्यू ही इंक्लोज करता है। तो इन फिगर 3 इज द लिस्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द फिगर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इन फिगर 3 इज द लिस्ट। Option C in figure 2 is the same as in figure 3 but smaller than figure 4। और ऑप्शन सी में है कि फिगर 2 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम होगा फिगर 3 के, लेकिन फिगर 4 जिसमें कि सबसे ज़्यादा फिगर 4 के गॉसियन सरफेस का एरिया सबसे ज़्यादा है, साइज सबसे ज़्यादा है तो उससे कम होगा, लेकिन फिगर 2 में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही पास करेगा जितना कि फिगर 3 से। फिगर 2 स्फेरिकल शेप का गॉसियन सरफेस है, जो वह भी चार्ज प्लस क्यू इंक्लोज करता है। एंड ऑप्शन डी इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एस इज द सेम, इस सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एस। सो इन ऑप्शन डी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज द सेम फॉर ऑल द फिगर्स। Out of 4 options given in this multiple choice subjective question, option D is correct. We have already seen in the previous multiple choice objective question number 8, that Gaussian surface is that electric flux through a Gaussian surface is independent of its size. साइज पर डिपेंड नहीं करता है, केवल डिपेंड करता है किस पर, चार्ज पर, उसके अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है उस पर करता है, एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पर करता है। तो यहाँ पर भी इस फिगर में भी इन ऑल 4 फिगर्स सरफेस साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस आर डिफरेंट बट चार्ज इंक्लोज्ड बाय ईच गॉसियन सरफेस इज सेम। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द ऑल surfaces in figure 1, 2, 3 and 4 will be same because electric flux only depends on the net charge enclosed inside the Gaussian surface. So option D is correct. The electric flux through the surface, all surfaces is the same, that is for all the figures. So option D is correct. Now question number 10, the dimensional formula of electric flux phi is equal to total electric flux phi E, capital E stands for electric. Capital E stands for electric, so phi is the symbol of electric flux is equal to E vector dot A vector, that is EA cos theta, where E is the electric field and A vector is the area vector. The dimension formula of electric flux is option A under bracket ml t minus 2, B ml to the power 3 t minus 3 a minus 1, option C m to the power 2 l to the power 2 t minus 2 a minus 2, and option D
ml minus 3 t to the power 3 a to the power 1. So dimensional formula of electric flux is ml to the power 3 under bracket ml to the power 3 t minus 3 a minus 1. Option B is correct because electric flux is equal to the scalar product of electric field and area vector, that is phi is equal to E vector dot A vector, and dimension formula of electric field is ml t minus 3 a minus 1, while dimension formula of area is L square L to the power 2. Therefore we have ml to the power 3 t minus 3 a minus 1 dimension formula of electric flux is. इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड एक और मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए ऑप्शन ए स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन बी वेक्टर क्वांटिटी, ऑप्शन सी टेंसर, ऑप्शन डी नन. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज the scalar product of electric flux is the scalar product of electric field intensity and area vector. Hence electric flux is a scalar quantity. इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड एक और भी इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है जिसे भी कई स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज आउट ऑफ 4 ऑप्शन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर, और दूसरा यूनिट भी होता है वोल्ट मीटर VM, सिंबल में कैपिटल V स्मॉल m, और फर्स्ट यूनिट न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर. चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का न्यूटन पर कूलॉम, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर, और दूसरा यूनिट भी पूछा जा सकता है वोल्ट मीटर. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का दोनों यूनिट है न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर एंड वोल्ट मीटर. तो इस क्वेश्चन को भी तैयार करना चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इफ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 0 इट इंडिकेट्स दैट ऑप्शन ए नो नेट चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड द सरफेस, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ऑन द सरफेस, एंड डी चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस. तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से 0 है, इसका मतलब क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है, प्रश्न यही है. इट इंडिकेट्स दैट नो नेट चार्ज इज इंक्लोज्ड बाय द सरफेस. ऑप्शन ए इज करेक्ट. आउट ऑफ 4 ऑप्शन ए इज करेक्ट बिकॉज चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ ए आउटर सरफेस ऑफ ए कंडक्टर. सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ any net charge inside a closed surface, and according to Gauss's theorem, to net flux through total electric flux through a closed surface is phi is equal to qi epsilon naught, that is 1 by epsilon 0 times the charge enclosed inside the surface. So since electric flux is 0, in the question electric flux is 0, it means electric charge inside the surface phi is equal to q upon epsilon naught. If q is 0, then if electric flux will be 0 only when q will be 0, that is electric charge inside the closed surface is 0. So option A is correct. No electric charge is included by the surface. और एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो सकता है कि इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू 0. What information we get from this? इंटीग्रल ओवर ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर 0 मीन्स दो इंफॉर्मेशन है. एक तो जो भी चार्ज होगा वह किसी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के गॉसियन सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है. तो जो भी चार्ज है वह किसी कंडक्टर के आउटर सरफेस पर प्रेजेंट है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है. नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज 0 एंड फ्लक्स इंटरिंग द क्लोज सरफेस, दैट इज इनवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू द आउटवर्ड फ्लक्स. जितना दैट इज इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स. तो ये दो इन्फॉर्मेशन इससे मिलता है कि जो भी चार्ज है उसके सरफेस पर होगा, आउटर सरफेस पर होगा, इंटीरियर में तो होगा नहीं. नेट चार्ज इनसाइड ए क्लोज सरफेस इज 0. सो इलेक्ट्रिक चार्ज is on its outer surface, that is on the outer surface of the conductor, and incoming flux is equal to the through one of the surface is equal to the outgoing flux
थ्रू द अपोजिट सरफेस। तो उस ढंग का भी क्वेश्चन हो सकता है, वैसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप पी डॉट डी एक्स व्हाट इंडिकेशन विट वी ऑब्टेन फ्रॉम दिस, जो कि इससे रिलेटेड है क्वेश्चन 11 से। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाई डिस्टेंस स्मॉल आर is kept symmetrically at the center of an imaginary sphere of radius capital R which is greater than a small r, that is distance between the two charges of an electric dipole, which is placed symmetrically inside an imaginary sphere of radius capital R, and this capital R radius of the imaginary sphere is greater than the distance between two charges, that is a small r of the electric dipole of the electric dipole. Another point charge plus q is also kept at the center of the sphere. The net electric flux coming out of the sphere will be option A minus 2q under bracket 2q plus capital Q by epsilon naught, B capital Q by epsilon naught, C 2q plus q by 2 small q plus capital Q by epsilon naught, and D minus q by epsilon naught. In this question we have to find a net electric flux coming out of the sphere of radius capital R, inside which an electric dipole consisting of charges minus q and plus q is kept symmetrically at its center, and also a point charge plus q is and another point charge plus q is also kept at the center of the sphere. Then what will be the electric flux, that is the net electric flux coming out of the sphere will be. यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज कितना होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल में का एक चार्ज प्लस क्यू है, दूसरा माइनस क्यू है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो नेट चार्ज होगा प्लस क्यू माइनस क्यू, दैट इज 0। लेकिन स्फेयर जो गॉसियन सरफेस है, तो उस स्फेयर के जिसका रेडियस कैपिटल आर है, तो उसके अंदर एक और चार्ज सेंटर पर रखा है प्लस क्यू। तो और इलेक्ट्रिक डाइपोल भी उस स्फेयर के अंदर रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का तो नेट चार्ज 0 हो गया, लेकिन वह पॉइंट चार्ज जो कि सेंटर पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू जो सेंटर पर सिचुएटेड है, लाई कर रहा है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। सो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, नेट फ्लक्स थ्रू द स्फेयर, नेट फ्लक्स coming out of the net electric flux coming out of the sphere will be equal to sigma q net charge, that is net charge upon epsilon 0, and net charge is डाइपोल का तो नेट चार्ज 0 हो गया, लेकिन चार्ज बच रहा है सेंटर पर पॉइंट चार्ज, एक और चार्ज सिचुएटेड है पॉइंट चार्ज जो कि सेंटर पर है, स्फेयर के सेंटर पर है, तो वह चार्ज सर्वाइव कर रहा है। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? कैपिटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉसेस लॉ से। डाइपोल का नेट चार्ज तो 0 हो गया, लेकिन सेंटर पर जो चार्ज एक और चार्ज रखा हुआ है सेंटर पर, अनदर चार्ज, वह सर्वाइव कर रहा है, और उसके कारण उसको न्यूट्रलाइज करने वाला कोई माइनस क्यू चार्ज नहीं है, इसलिए नेट चार्ज नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द स्फेयर विल बी फाई इजकल टू कैपिटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो करेक्ट आंसर इज क्यू कैपिटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कैपिटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और यह भी एक इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसे CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा, प्रीवियस ईयर CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो। ए चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट्स वन ऑफ द फेसेस? नोट ऑफ इंट्रोगेशन, स्मॉल ए, ऑप्शन ए इज स्मॉल q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, B q बाई एप्सिलॉन नॉट, C 6q बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड D q बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है स्मॉल q, जिसे किसी क्यूब, गॉसियन सरफेस क्यूब है, उसके सेंटर पर रखा गया है, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट्स वन ऑफ द फेसेस? उस क्यूब के एक फेस से, आउट ऑफ 6 फेसेस, किसी क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, उसके एक फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा? इस क्वेश्चन को एक और ढंग से पूछा जा सकता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब विल बी, तो वह हो जाएगा कितना? गॉसेस लॉ से फाई इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर क्यूब के इंटायर क्यूब से होकर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्ज करेगा, तो वह कितना होगा? फाई इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसमें केवल एक फेस से है, आउट ऑफ 6 फेसेस केवल वह एक फेस से कितना फ्लक्स इमर्ज करेगा? तो 1/6 इंटू टोटल फ्लक्स, तो 1/6 इंटू क्यू बाई 1/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, लेकिन इस प्रश्न को
पूछा जा सकता है, इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि इफ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब देन व्हाट विल बी द टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स emerge out of the cube. In that case answer will be phi is equal to, according to Gauss's law, phi is equal to q upon epsilon naught. और इस प्रश्न से रिलेटेड एक प्रश्न और हो सकता है, लेकिन वन फेज से है, यहाँ पर प्रश्न में वन फेज से है, तो वन फेज से कितना, क्योंकि एक वन फेज से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्ज करेगा, तो वह कितना होगा, वह होगा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द net electric flux. What is the electric flux through? It's one of the phases, that is total electric flux through its one of the phases is only 1/6 times the total electric flux through the cube, that is 1/6 multiplied by q by epsilon naught. इससे रिलेटेड एक अनदर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी CBSE 12th बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 में पूछा गया कि 1 कूलम चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड होगा, 1 कूलम चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड होगा, तो 1 कूलम चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, तो 1/एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 1/एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन 0 इन्वर्स एप्सिलॉन 0 -1, 1 कूलम चार्ज से कितना फ्लक्स एसोसिएटेड होगा, तो कितना उसका भी आंसर गॉसेस लॉ से ही होगा, क्योंकि Q इक्वल टू 1 कूलम है, तो 1 कूलम और गॉसेस लॉ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज I इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट, तो Q के जगह 1 कूलम रखा जाएगा, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू 1 कूलम चार्ज इज phi इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन 0 इनवर्स आफ्टर टेकिंग Q इक्वल टू 1 कूलम इन द गॉसेस लॉ वी गेट द रिजल्ट phi इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इन दैट केस। तो वह क्वेश्चन भी पूछा गया था प्रीवियस ईयर CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो आप सभी इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें तथा अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दें। चूँकि प्रॉब्लम्स और भी हो सकते हैं, बहुत से हो सकते हैं, लेकिन उनमें से जो एग्जामिनेशंस को देखते हुए 12th बोर्ड एग्जामिनेशन को देखते हुए टर्म 1 का एग्ज़ाम है CBSE बोर्ड का, इसके अलावा स्टेट्स बोर्ड्स के भी एग्जामिनेशंस हैं, और नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, IIT JEE मेंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, तो जो इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसको पार्ट 2 में डिस्कस किया गया। जो पार्ट 1 में भी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किया गया था, लेकिन पार्ट 2 में वैसे मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस किया गया जो कि मेनली गॉसियन सरफेस से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड तथा इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक चार्जेस से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पार्ट 1 में, इस चैप्टर के पार्ट 1 में, चैप्टर 1 क्लास 12 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स को डिस्कस किया गया था। थैंक यू वेरी मच।